वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 5 जुलाई 2021। तो आइए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस योजना में ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। दूसरा, यह योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तीसरा, इस योजना में किसी कोलेटरल के बिना ऋण प्रदान किया जाता है, अर्थात गिरवी। कोलेटरल मतलब गिरवी के बिना, कोई ऐसी संपत्ति रखे बिना ऋण प्रदान किया जाता है। तो बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। आंसर इसका डी है, केवल तीसरा कथन सही है। पहले दोनों कथन रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यह योजना आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की है। दूसरा, इसमें ब्याज देना पड़ता है, इसलिए दोनों कथन पहले वाले रॉन्ग थे। इसके तहत 10,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुए थे, उनके लिए है ये स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहला, यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दूसरा, IUCN के द्वारा। और तीसरा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के सहयोग से। और डी है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। तो सही आंसर है इसका सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के सहयोग से जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, उन्होंने शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। दूसरा कथन, उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। तीसरा कथन है, उनके जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर डी है, तीनों ही कथन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD और G20 टैक्स समावेशी समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में भारत इस समझौते में शामिल हो गया है। दूसरा, इसका उद्देश्य डिजिटल कंपनियों सहित बड़े बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा कारोबार करने व लाभ अर्जित करने वाले स्थान पर कर भुगतान करना होगा। दूसरा है, वर्तमान में जो प्रस्तावित इसमें न्यूनतम कॉरपोरेट टैक्स है वो 15% है। तीसरा, वैश्विक व्यवस्था के लागू होने पर भारत गूगल, अमेजॉन और फेसबुक जैसी कंपनियों पर अतिरिक्त समकारी लेवी को लगा सकेगा। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो पहला और दूसरा सही है। यहाँ पे 2 बार लिख गया, लेकिन उसी में है, न्यूनतम कॉरपोरेट टैक्स 15% है। तीसरा रॉन्ग है कि इसमें जो अमेजॉन, फेसबुक जैसी कंपनियां हैं, इन पर अतिरिक्त समकारी लेवी को लगा नहीं सकेगा, बल्कि जो लेवी अभी भारत लगाता है उसको हटाना पड़ेगा भारत को इस व्यवस्था के लागू होने के बाद में। भारत ने जो लेवी है ये 2016 से लगा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2020 के खरीफ सीजन से सभी किसानों के लिए इसमें नामांकन को स्वैच्छिक बनाया गया है। दूसरा है, गैर सिंचित फसलों के लिए बीमा किस्तों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 30% तथा सिंचित फसलों के लिए 25% तक सीमित की गई है। तो यहाँ पे ये गैर सिंचित 30% और सिंचित के लिए 25%। तीसरा है, इस योजना के तहत बीमा कंपनियों द्वारा एकत्रित कुल प्रीमियम का 0.5% शिक्षा और संचार पर खर्च करना अनिवार्य किया गया है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर बी है, अर्थात तीनों ही कथन ये सही हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी वो 2016 में शुरू की गई थी, जो खराब मौसमी घटनाओं से फसलों को नुकसान होता था उसको संरक्षण प्रदान करती है। और इस योजना में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का विलय कर दिया गया है। इसके अलावा जो रबी की फसलें हैं उन पर 1.5%, खरीफ की फसलों पर
2% और वाणिज्यिक फसलों पर 5% प्रीमियम देना होता है किसानों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माल ढुलाई स्मार्ट शहर फ्रेट स्मार्ट सिटीज बनाने हेतु एक योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? पहला ऑप्शन वाणिज्यिक मंत्रालय के लॉजिस्टिक डिवीजन द्वारा, दूसरा वित्त मंत्रालय के द्वारा, तीसरा नेफेड के द्वारा और चौथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो सही आंसर ए है आपका वाणिज्य मंत्रालय के लॉजिस्टिक डिवीजन के द्वारा। तो इस पहल के तहत शहर स्तर पर लॉजिस्टिक समितियों का गठन किया जाएगा और इसके पहले चरण में 10 शहरों को कवर किया जाएगा। इसके माध्यम से शहरों के लॉजिस्टिक्स में सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हीट डोम की घटना कहाँ घटित हुई? पहला ऑप्शन कनाडा, दूसरा फ्रांस, तीसरा जापान, तीसरा चौथा भारत। तो इसका सही आंसर है ए कनाडा। तो हीट डोम क्या है देखते हैं इसको। इसकी वजह से भीषण गर्म लहरों का सामना अभी किसको करना पड़ा है? कनाडा और यूएसए को करना पड़ा है। कैसे उत्पन्न होती हैं? वायुमंडल द्वारा समुद्री हवा को किसी ढक्कन की तरीके से कैद कर लेने पर हीट डोम की घटना घटित होती है। वातावरण में जब उच्च दाब पर संचरण होता है तो सतह पर ऊष्मा को कैद कर गर्म लहरों के निर्माण की स्थितियां बना देता है और वो गुंबद की भांति कार्य करता है। तो ये था हीट डोम जो अभी कनाडा और यूएसए में देखा गया है, उत्तरी अमेरिका में। फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कोयले से बिजली उत्पादन का उप उत्पाद है। दूसरा, इसका प्रयोग सीमेंट, ईंट और टाइलों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। तीसरा, हाल ही में एनटीपीसी ने अपने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लाई ऐश ईंट निर्माण संयंत्र स्थापित किए हैं। तो बताना है कि सही कथन कौन से हैं। आंसर इसका बी है, अर्थात सभी कथन सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक नई वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? पहला मुंबई, दूसरा हैदराबाद, तीसरा नोएडा, चौथा कोलकाता। तो सही आंसर बी है, हैदराबाद। इसके अलावा वर्तमान में देश में 2 वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। कौन सी? कसौली हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के नाम से। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा में स्थित है। तो ये 2 थी जो पहले से हैं, तीसरी हैदराबाद में हो गई। ये जो पहली वाली थी कसौली और नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बगराम एयरबेस कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन अफगानिस्तान में, दूसरा ईरान में, तीसरा इराक, चौथा सीरिया। सही आंसर ए है, अफगानिस्तान में है। न्यूज़ में किस लिए रहा ये बगराम एयरबेस, बात करते हैं। अंतिम अमेरिकी और नाटो बलों ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को छोड़ दिया है, जो लगभग 20 वर्षों से आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध का केंद्र रहा है। इसलिए ये न्यूज़ में है। यहाँ से नाटो बल और अमेरिकी बल निकल गए हैं। तो आज का ये हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित था, जिसमें पीएम स्वनिधि योजना इनके लिए बनाई गई है। इसमें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान नहीं किया जाता बल्कि ब्याज देना पड़ेगा। इसके अलावा ये योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा ना शुरू करके शहरी आवासन कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके अलावा इसमें कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये सही था। इसके अलावा 10,000 तक का ऋण इसमें प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पर्यावरण निष्पादन सूचकांक से संबंधित था, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के सहयोग से जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वामी विवेकानंद से संबंधित था। उन्होंने शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसके अलावा उनका जन्मदिन जो 12 जनवरी है उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सभी कथन सही थे इसके अलावा OECD और G20 टैक्स समावेशी समझौते के संदर्भ में बात की थी। तो हाल ही में भारत इस समझौते में शामिल हो गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल कंपनियां हैं उनके कारोबार जहां वो कर रही हैं और जहां लाभ वो अर्जित कर रही हैं वहीं पर उनको टैक्स भुगतान करना होगा, ये बात थी। और इसके अलावा जो प्रस्तावित वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो 15% रखा गया है।
ये भी सही था। इसके अलावा वैश्विक व्यवस्था के लागू होने पर जो गूगल, अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनियां हैं और फेसबुक, तो इनके लिए भारत जो समकारी लेवी लगाता है उसको हटाना पड़ेगा। और ये कब से भारत लगा रहा है? 2016 से समकारी लेवी लगा रहा है। इक्वलाइजेशन टैक्स है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 के बारे में बात किया था, तो ये 2020 से खरीफ सीजन से इसको शुरू किया गया है। इसमें किसानों का जो नामांकन है उसको स्वैच्छिक बना दिया गया है। इसके अलावा जो गैर सिंचित फसलें हैं उनकी बीमा किस्तों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को 30% कर दिया गया है, तथा जो सिंचित फसलें हैं उनके लिए 25% तक सीमित कर दिया गया है। वहीं पे इस योजना के तहत जो बीमा कंपनियां हैं उनके द्वारा जो प्रीमियम इकट्ठा होगा उसका 0.5% शिक्षा और संचार पर खर्च करना अनिवार्य किया गया है इसमें। ये सब सही थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो 2016 में शुरू हुई थी ये योजना, और इसमें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का विलय किया गया था। रबी की फसलों पर प्रीमियम 1.5%, खरीफ पर 2% और वाणिज्यिक फसलों पर 5% प्रीमियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माल ढुलाई स्मार्ट शहर बनाने से संबंधित था, तो ये वाणिज्यिक मंत्रालय के लॉजिस्टिक डिवीजन के द्वारा शुरू किया गया है और इसके पहले चरण में 10 शहरों को कवर किया जाएगा और शहरों की लॉजिस्टिक समितियों का इसमें गठन होगा और इसके माध्यम से शहरों के लॉजिस्टिक में सुधार होगा। हीट डोम की घटना की बात की थी जो अभी कनाडा और यूएसए में घटित हुई है। तो इसमें वायुमंडल के द्वारा समुद्री हवा को ढक्कन की तरीके से कैद कर लिया जाता है और हीट बाहर नहीं जा पाती है। तो जो उच्च दाब पर संचरण होता है वो ऊष्मा को कैद करके लहरों के निर्माण की स्थिति बना देता है, जो एक गुंबद की भांति कार्य करता है। तो यही हीट डोम था। फ्लाई ऐश के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो ये कोयले से बिजली उत्पादन का बाय प्रोडक्ट है और इसके अलावा सीमेंट, ईंट और टाइलों के निर्माण इससे किया जा सकता है। एनटीपीसी ने अभी अपने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों फ्लाई ऐश ईंट निर्माण संयंत्र स्थापित किए हैं। ये सभी सही थे। इसके अलावा नई वैक्सीन प्रयोगशाला की बात की थी, तो इसको अभी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इसके अलावा 2 कसौली हिमाचल प्रदेश और दूसरी नोएडा में पहले से स्थित है वैक्सीन परीक्षण के लिए। इसके अलावा बगराम एयरबेस की बात की थी जो कि अफगानिस्तान में है। यहाँ से अमेरिकी और नाटो बलों ने अभी छोड़ दिया है इसको। ये आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध का केंद्र रहा था अफगानिस्तान में, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ये हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।